कि न रूट होगा, न स्टेम होगा, न लिप्स होगा, न फ्लावर होगा, न फ्रूट होगा, कुछ नहीं होगा ये। और इसको कहते हैं एम्फीबियस प्लांट, ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियस प्लांट कहते हैं। और यहाँ से जो है कि रूट, स्टेम, लिप्स जो है कि डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये सब जो आता है एक्वेटिक प्लांट होता है, जो जल में या जो है कि जो स्थल का भाग होता है जहाँ पे नमी ज्यादा होता है वहां पे जो है कि ये सब अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये डेवलप हो जाता है। डेवलप होना यहीं से शुरू होता है और यहाँ से जो है कि कंप्लीटली डेवलप हो जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इसमें एक और आता है जिम्नोस्पर्म, हम लोग मोनोकोटाइलिडॉन और डाइकोटाइलिडॉन शायद नाम सुने होंगे। हाँ, एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री। तो एक बीजपत्री में क्या होता है कि जिस प्लांट का जो सीड्स होता है उसका एक ही भाग होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोकोटाइलिडॉन कहते हैं, और जिसका दो भाग होता है उसको डाइकोटाइलिडॉन कहते हैं। तो जितना भी लेगुमिनेसी फैमिली का जो सीड्स आता है, तो लेगुमिनेसी फैमिली में कौन कौन सा आता है, दलहन का पौधा आता है, चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, खेसारी हो गया, मूंग हो गया, ये सब डाइकोटाइलिडॉन में आता है। अब मोनोकोटाइलिडॉन में क्या क्या आ गया, तो धान हो गया, इसके बाद जौ हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, तो ये सब जो आता है मोनोकोटाइलिडॉन में आता है। मैंगो, मैंगो क्या होगा, मोनोकोटाइलिडॉन की डाइकोटाइलिडॉन, डाई हो जाएगा ना। बीज हम लोग खाते हैं तो उसका बीज देखे होंगे, उससे पौधा जो निकलता है तो बीज दो भाग में, आम के बीज से पुपी बजाए हो है ना, पुपी हम लोग बजाए हुए तो दो भाग में फट जाता है, डाइकोटाइलिडॉन का। मक्का, मक्का क्या होता है, मक्का एक, हाँ मोनोकोटाइलिडॉन होता है ना। बीन, बीन क्या है, हाँ डाइकोटाइलिडॉन आता है। तो मोनो मतलब एक, हाँ डाई मतलब। यहाँ से रूट जो है कि रूट, स्टेम, लिप्स जो है कि फ्लावर, ये सब हाईली डेवलप हो जाता है, क्योंकि फेनेरोगेमी का मतलब ही है कि फ्लावर। तो जिसमें फ्लावर होता है उसको फेनेरोगेमी कहते हैं, जिसमें फ्लावर नहीं होता उसको क्रिप्टोगेमी कहते हैं। तो क्रिप्टोगेमी में ना रूट होता है ना स्टेम होता है ना। अब ये जो है कि फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, तो जिस फल का निर्माण जो आता है कि ओवरी से होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट कहते हैं। और जिस फल का निर्माण जो है कि ओवरी के अलावा, फल की ओवरी के अलावा किसी दूसरे भाग से होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो जैसे जो है कि हम लोग कल फ्लावर में देखे थे, तो फ्लावर का और कौन कौन सा भाग होता है जिसके कारण जो है कि ट्रू फ्रूट का निर्माण होता है। तो फ्लावर में हम लोग देखे थे एंड्रोसियम और गाइनेसियम, इस तरह से दो पार्ट्स देखे थे, ये एंड्रोसियम और गाइनेसियम। तो ये ओवरी का पार्ट्स हो गया। ये पार्ट्स हो गया, दो पार्ट्स हम लोग देखे थे। और कौन कौन सा पार्ट्स होता है ये, और यस इस तरह से हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं थैलमस, जिसको हिंदी में पुष्पासन, जैसे सेव का खाने वाला भाग पुष्पासन, यानी पुष्पासन से हुआ है वो। तो पुष्पासन सेव क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट में आ गया। नाशपाती खाने वाला भाग पुष्पासन, फॉल्स फ्रूट आ गया, है ना। तो ये हो गया थैलमस, ये काइलिक्स, कोरोला, और ये एंड्रोसियम, और ये गाइनेसियम। गाइनेसियम
तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो जिस फ्लावर में ये सभी पार्ट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, और जिसमें से कोई एक भाग नहीं होता तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ओवरी से यदि जो है कि फल का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और ओवरी के अलावा किसी दूसरे भाग से होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट कहते हैं, है ना। और जिस फल का निर्माण जो आता है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचित फल। क्या होता है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना, जिसके फलस्वरूप जो है कि पौधा को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा का कुछ भाग पौधा अपने में संचित रखता है, जिसका उपयोग जीव जंतु करता है। और क्या करता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन साइकिल बनाता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। पत्ती का काम हो गया। तना का काम क्या हो गया तो कुछ पौधा का तना जो है कि भोजन संचय करने का काम करता है, जिसका उपयोग जीव जंतुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग जो है कि पौधा का तना खाते हैं, गन्ना, गन्ना का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, है ना। तो कुछ पौधा का उपयोग जो है कि हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। पौधा का कौन सा भाग भोजन के रूप में करते हैं, तना का भी करते हैं। जड़ का काम क्या होता है तो जमीन से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कुछ पौधा का जड़ भी भोजन का संचय करता है, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, और कौन हो गया तो स्वीट पोटैटो हो गया, जड़, गाजर हो गया, मूली हो गया। सब जड़ जो आता है भोजन संचय करने का कार्य करता है और उस भोजन को जो है कि जीव जंतु के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद जो है कि जो जलीय पौधा होता है तो जलीय पौधा का जड़ क्या होता है, अल्प विकसित होता है। हम लोग सिंघाड़ा का पौधा देखे होंगे तो सिंघाड़ा तोड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, पौधा को पलट देता है, सिंघाड़ा को तोड़ लिया, फिर पौधा को वहीं रख दिया। आम तोड़ने वाले व्यक्ति को नहीं देखे होंगे कि पौधा को पलट दिया, आम को तोड़ लिया, फिर पौधा को इसे रख दिया, ऐसा नहीं देखे होंगे। क्यों तो स्थलीय पौधा का जड़ अत्यधिक विकसित होता है, जलीय पौधा का जड़ जो होता है अल्प विकसित होता है। जलीय पौधा के पत्ती से एक प्रकार का तैलीय पदार्थ का स्राव होता है, जिसको हम लोग म्यूसिन बोलते हैं। और यही म्यूसिन जो है कि पत्ती को जल के प्रभाव से बचाता है ना। यदि जो है कि स्थलीय पौधा को पानी में हम लोग डाल देते हैं तो पत्ती क्या सड़ जाता है, लेकिन जलीय पौधा का पत्ती हमेशा पानी में, जैसे पानी फल सिंघाड़ा हो गया, जलकुंभी हो गया, हाइड्रीला हो गया, या और भी तरह का पत्ती का हम लोग देखेंगे तो वो सड़ता नहीं है ये, है ना। तो क्यों ऐसा होता है तो चिपचिपा होता है। चिपचिपा किस कारण से होता है तो पत्ती के द्वारा तैलीय पदार्थ का स्राव होता है, जिसके कारण जो है कि वह सड़ता नहीं है। पौधा का जो जड़ होता है विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे प्रॉपरूट। प्रॉपरूट किस में पाया जाता है, बरगद में जो विशाल रूट होता है। तो जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग टैप रूट और फाइब्रस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस रूट क्या होता है, जिसमें जाल के समान, धागे के समान रचना पाया जाता है, उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। और जो मेन रूट होता है तो मेन रूट को हम लोग कहते हैं टैप रूट कहते हैं। अब ये टैप रूट का प्रकार होता है जिसको स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किसमें पाया जाता है तो मक्का में होता है, ज्वार में होता है, गन्ना में होता है। मक्का का हम लोग जड़ देखे होंगे कि ये मक्का का हो गया, और इस तरह से जो है कि साइड में जड़ होता है, बाहर में निकला रहता है। तो इस तरह के जड़ को हम लोग कहते हैं स्टिल्ट रूट कहते हैं। बरगद में देखे होंगे प्रॉप रूट, इसको स्तंभ जड़ कहते हैं ये, है ना। तो जो विशाल बरगद का पेड़ होता है उसका तना और जड़ पता लगाना जो है कि संभव नहीं होता, पता ही नहीं चलता है कि इसका असली जड़ कौन सा है। तो प्रॉप रूट होता है।
इसके बाद और भी होता है एडवेंटिशियस रूट होता है। और कौन सा रूट होता है? तो प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, एडवेंटिशियस रूट। जैसे नींबू में, तो नींबू में देखे होंगे कि तना जो आता है जमीन में सट जाता है, और जमीन में सटने के बाद जो है कि यहाँ से जड़ निकल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो रूट का मेन काम हो गया कि जमीन से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके और पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है ये। अब जंतुओं का वर्गीकरण, तो जंतुओं का वर्गीकरण में क्या होता है कि पहला प्रोटोजोआ, नाम सुने होंगे प्रोटोजोआ। तो पहले जंतु को जो बांटा गया वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, जंतु को जो बांटा गया वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट कहने का मतलब क्या होगा? जिसमें बोन पाया जाता है, और इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब जिसमें बोन नहीं पाया जाता है। फिर जो हुआ कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या हुआ कि जिसका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है, और मल्टीसेलुलर जिसका बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना होता है। फिर इसके बाद जो हो गया विविपेरस और ओविपेरस। तो विविपेरस में कौन आता है? तो ये चाइल्ड प्रोड्यूसिंग एनिमल। और ओविपेरस में क्या आता है? तो एग लेइंग एनिमल आता है। तो एग लेइंग एनिमल को ओविपेरस और चाइल्ड प्रोड्यूसिंग एनिमल को विविपेरस में रखा गया। इसके बाद एनिमल का जो विभाजन हुआ इनेमा और एनेमा। तो इनेमा एनेमा, एनेमा में कौन कौन आ गया? तो जिसमें आरबीसी पाया जाता है उसको एनेमा, जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता उसको एनेमा, और जिसमें पाया जाता उसको इनेमा कहा गया। तो इस तरह से जो है कि जंतुओं का विभाजन हुआ। फिर जो है कि जंतु का फाइलम में विभाजन हुआ, जिसमें पहला फाइलम क्या आता है? प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ कहने का मतलब क्या कि ये एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट श्रेणी का फाइलम ये है। तो प्रोटोजोआ। दूसरा जो आता है आर्थ्रोपोडा। तीसरा नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। चौथा पोरीफेरा। पांचवा इचिनोडर्मेटा। छठा एनिलिडा। सातवां प्लैटीहेल्मिन्स। आठवां स्केलमिन्स। और 9 नंबर कोडाटा। कोडाटा में पहला होता है एम्फीबिया। दूसरा एप्स। तीसरा इसका हो गया रिप्टाइल। चौथा एम्फीबिया, एप्स, रिप्टाइल, बर्ड्स, और पांचवा एनिमैलिया। इतना होता है। हो गया और फीसेस हो गया, यहाँ फीसेस कर देंगे। और एक और छूट रहा है इसमें मोलास्का, मोलुस्का एक और छूट रहा है।
में सब आ गया ये। जितने जो एनिमल होंगे ना सब आ जाएगा। अमीबा के बाद पैरामीशियम, इग्लिना, वॉल्वक्स, वोटिसेला, ये सब जो है उसमें आता है यूनिसेलर में। मोलास्का, तो मोलास्का में कौन कौन सा आता है? ये पहला तो मल्टीसेलर, ये जितना जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारा इनवर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट, और ये जो आता है सब जो है कि वर्टिब्रेट आता है ये। इन सभी में आरबीसी नहीं पाया जाता है, ये यूनिसेलर। बाकी सब जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये सब मल्टीसेलुलर। तो ये केवल हो गया यूनिसेलुलर, और बाकी जितना जो होगा सब मल्टीसेलुलर होगा। आरबीसी पाया जाता है। एम्फीबिया, एप्स, रिप्टाइल, फिश, तो ये अंडा, एग लेइंग, ओवीपैरस हो गया। ये सारा जो एप्स, ओवीपैरस, ये सारा जो हो गया रिप्टाइल, फिश, और ये विविपैरस हो गया ये। मैमल्स है जो एग लेइंग होता है, वो विविपैरस ना होकर के ओवीपैरस होता है। हाँ, प्लेटिपस होता है, इसका दूसरा नाम होता है इचिडना होता है ना, पता है? लिख लेंगे। प्लेटिपस या इचिडना स्तनधारी ओवीपैरस होता है। अब इसमें भी एनिमैलिया को भी 3 भागों में बांटा गया, जो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया बोलते हैं। तो प्रोटोथेरिया जो ओवीपैरस हो गया, मेटाथेरिया और यूथेरिया विविपैरस में आता है। लेकिन मेटाथेरिया में जो आता है जो अल्प विकसित शिशु को जन्म देता है, जैसे कंगारू अल्प विकसित देता है, और यूथेरिया में जो आता है कि ये सभी विकसित शिशु को जन्म देता है ना। तो सिंपल सा ही ध्यान में रखना है कि प्रोटोजोआ का जितना होगा यूनिसेलुलर होगा, और ये सभी जो होगा बोनलेस होगा, कार्बिस नहीं होगा, किसी भी तरह का ब्लड का कंपोनेंट नहीं होगा। और उधर जितना जो है कि वर्टिब्रेट है तो उसमें बोन पाया जाता है, मल्टीसेलुलर है, आरबीसी होगा, और उसके साथ उसको 2 भागों में ओवीपैरस, विविपैरस। तो ओवीपैरस में कौन कौन है, विविपैरस में कौन है? तो ओवीपैरस में एम्फीबिया हो गया, एप्स हो गया, रिप्टाइल हो गया, फिश हो गया, और एनिमैलिया में जो आ गया, एनिमैलिया मैमल्स जो आता है, मैमल्स इसको स्तनधारी तो ये विविपैरस में आता है। और विविपैरस में कौन सा स्तनधारी है जो ओवीपैरस आ गया? तो इचिडना आ गया। बस वही एक पता है। हार्मोन बताए थे? नहीं।
तो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, और दूसरा होता है एनिमल हार्मोन, एनिमल हार्मोन, एनिमल हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन जो आता है प्लांट में पाया जाता है, एनिमल हार्मोन एनिमल में। प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम होता है फाइटो, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन होता है ये। प्लांट हार्मोन में कौन कौन सा आता है? तो फ्लोरिजेंस, ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन, एब्सिसिक एसिड, एसिटिलीन या इथाइलिन, जिबरेलिन, और एक और होता है साइटोकाइनिन, और एक और होता है क्या नाम होता है उसका, काइनिन, और लास्ट होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है। फ्लोरिजेंस, ट्राउमैटिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। या तो यहाँ फ्लोरिजेंस नाम से स्पष्ट है, फ्लोरिजेंस के द्वारा फूल खिलता है, इसलिए फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ट्राउमैटिन यानी पौधा का कोई भाग कट जाता है तो वहां पे जो है कि भरने का काम करता है ना। एब्सिसिक एसिड जो आता है ये सीड्स को सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था मतलब कि जैसे बीज को हम लोग रखेंगे तो वहां से अंकुरन नहीं हो तो उसको सुसुप्ता अवस्था बोलते हैं। तो बीज को सुसुप्ता अवस्था में लाने का काम करता है। इथाइलिन फल पकाने वाला हार्मोन होता है ये। जिबरेलिन जो होता है कि इसे फल की आकृति बढ़ता है। साइटोकाइनिन जो होता है सुसुप्ता अवस्था को समाप्त करता है। और ये ऑक्सिन को खरपतवार नाशक हार्मोन भी कहा जाता है। और ये सूर्य के प्रकाश में इसका विकास ज्यादा होता है। जैसे सनफ्लावर हो गया तो सनफ्लावर सूर्य के प्रकाश में घूमते रहता है, ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तो एनिमल हार्मोन जो ग्लैंड के द्वारा, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इसका सेक्रेशन होता है। एनिमल हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो है किसका सेक्रेशन होता है। तो हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा आता है? तो पहला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। दूसरा क्या होता है? थायराइड, थायराइड होता है। तीसरा पैंक्रियाज, चौथा एड्रीनल, एड्रीनल, पांचवा ओवरी, छठा टेस्टिस। ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सभी ग्रंथियों
का जो सेक्रेशन होता है उस पर नियंत्रण करता है। और इसके द्वारा जो है कि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो शारीरिक विकास होता है ना। इसके बाद और भी तरह का हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जैसे ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, इसके द्वारा स्राव होता है जो एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। इसके बाद जो आता है TSH होता है, इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसके द्वारा सेक्रेशन होता है जो थायराइड ग्रंथि के सेक्रेशन को नियंत्रित करता है। ये थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, थायरोक्सिन का स्राव होता है। थायरोक्सिन में क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से जो है कि घेघा की बीमारी होता है ना। और थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण थायराइड ग्लैंड घेघा जो गले के भाग में जो है यह पाया जाता है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहाँ होता है, चेस्ट में। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, इसीलिए इसको इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों कहा जाता है। तो एक्सोक्राइन इन नेचर जो होता है जिसके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम होता है, पैंक्रियाज के द्वारा कौन कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, पैंक्रियाज के द्वारा कौन कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, ट्रिप्सिन का और हार्मोन में आ जाता है, एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम में पहला हो गया ट्रिप्सिन हो गया, दूसरा क्या होता है एमाइलेज होता है, तीसरा क्या होता है लाइपेज होता है। और यह एसिडिक मीडियम में काम करता है कि बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो पैंक्रियाज के द्वारा एंजाइम का भी स्राव होता है, हार्मोन का भी स्राव होता है। तो पैंक्रियाज के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो हार्मोन का स्राव होता है तो पहला होता है इंसुलिन होता है, दूसरा होता है ग्लूकागॉन होता है, और तीसरा जो होता है सोमैटोस्टैटिन होता है। ये 3 हार्मोन का स्राव होता है। तो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, तो ये ग्लूकागॉन जो है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, इसलिए इस क्रिया को ग्लाइकोजीनोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज में 3 तरह का सेल होता है, इसको अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाता है। तो ग्लाइकोजन बनाता है तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं। और सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है, तो ये जो है कि एसिमिलेशन की क्रिया को तेज करता है। डाइजेशन में एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन क्या होता है, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड को शरीर के कोशिकाओं के द्वारा उपयोग में लाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और यही एसिमिलेशन की क्रिया को वह तेज करता है, जिसके कारण शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर होता है, इसके द्वारा जो हार्मोन बनता है उसको एड्रिनालिन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं, या और इसका नाम होता है 3F हार्मोन। 3F हार्मोन इसी को कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइट और फ्लाई, है ना। लरो और उरो हार्मोन इसी को कहते हैं, एड्रिनालिन को। तो एड्रिनालिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो किडनी के ऊपर होता है। ओवरी, ओवरी से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो ओवरी से कौन कौन हार्मोन होता है, तो पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, दूसरा होता है ईस्ट्रोजन होता है, तीसरा होता है रिलैक्सिन होता है। तो 3 हार्मोन का सेक्रेशन जो है कि ओवरी से होता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेग्नेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो आता है ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। ये
प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, और ईस्ट्रोजन जो आता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। रिलैक्सिन का सेक्रेशन जो आता है ये शिशु के बर्थ के समय होता है, और यह फीमेल के प्यूबिक भाग को एक्सपेंड करता है, जिसके कारण शिशु का जन्म आसानी से होता है। यदि इस हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है या अल्प मात्रा में होता है तो प्यूबिक भाग में एक्सपेंशन नहीं होता है, जिसके कारण सीजेरियन डिलीवरी कराया जाता है। टेस्टिस से एक प्रकार का हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को विकसित करना होता है ना। तो ये हो गया हार्मोन हो गया। और कुछ पूछना है तो बोलेंगे। अब इसके बाद आता है डिजीज। होता है क्या चीज? हाँ इसी है ना, घेघा रोग जिसको बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, इसको घेघा रोग बोलते हैं। तो बीमारी हमारे शरीर में विभिन्न कारणों से होता है। जैसे हम लोग कंटामिनेटेड फूड का उपयोग कर ले, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित, तो प्रदूषित जल का सेवन कर लेते हैं या प्रदूषित भोजन का सेवन करते हैं, जिसके कारण जो है कि हमारे शरीर में बाहरी जर्म्स जो आता है प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के कारण बीमारी होता है। तो जर्म्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है ना। तो जब प्रोटोजोआ के कारण हो गया तो उसको डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ बोलते हैं। बैक्टीरिया के कारण हो गया तो हम लोग बोलते हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हो गया। वायरस के कारण होता है तो डिजीज कॉज्ड बाय वायरस हो गया। फंगस के कारण हुआ तो डिजीज कॉज्ड बाय फंगस हो गया। तो ये सभी का प्रवेश हमारे शरीर में कैसे होता है? भोजन के द्वारा हो गया, पानी के द्वारा हो गया, या कोई गंदा सामान को टच कर लिए उसके कारण हो गया, है ना। वातावरण गंदा है, उसमें हम लोग श्वास ले लिए तो उसके कारण हो गया। गंदे व्यक्ति के संपर्क में आ गया, जिसको छुआछूत की बीमारी कहते हैं, उसके कारण हो गया ये, है ना। तो प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होता है, फंगस के कारण जो बीमारी होता है, जिसको मेनली इचिंग होता है, स्किन इन्फेक्शन, फंगस के कारण होने वाला ये बीमारी होता है। नोचनी हो गया, खुजली, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सब किसके कारण होता है? फंगस के कारण होने वाला बीमारी होता है। प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होता है, जिसको कालाजार, पायरिया, पेचिस, ये सब किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है ये, है ना। इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है ये, है ना। और जो बीमारी हम लोग बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है? बहुत सारा बीमारी होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। फंगस के कारण इचिंग, त्वचा संबंधी बीमारी हो गया, दांत खाज, खुजली, ये सब आ गया। बाल्डनेस, गंजापन किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है यह, है ना। नाखून का टूटना, झड़ना, ये सब किसके कारण हो गया? फंगस के कारण होता है। तो जितना भी शरीर के जो बाहरी भागों पर बीमारी होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है, ये फंगस का ध्यान रखेंगे। और प्रोटोजोआ में कौन कौन सा आ गया? तो कालाजार आ गया, पेचिस आ गया, तीसरा पायरिया आ गया, चौथा मलेरिया आ गया, पांचवा स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग,
ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी है। इसके बाद बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी। बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी जैसे तो इसका नाम क्या है? उसमें तो लिखा हुआ है ही, अपना मेमोरी भी देखना है कि कितना देर में मेमोरी में आता है। टाइफाइड, टिटनेस, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, निमोनिया, डिप्थेरिया, सिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया, प्लेग। और एक आध को बीमारी होता है और क्या दिए हुए हैं देखो तो, सिफिलिस, गोनोरिया, प्लेग, हाँ ट्यूबरकुलोसिस, whooping cough, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ये होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इसके बाद जो आता है वायरस के कारण, वायरस, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, और डेंगू, डिप्थेरिया नहीं, डेंगू, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, गलसुआ, मप्स, गलसुआ, इसके बाद रैबीज, और
एक और क्या बोली है अभी? जॉन्डिस, पीलिया, हाँ, मेंजाइटिस, मेंजाइटिस, पीत ज्वर, पीत ज्वर, और येलो फीवर हो गया, चिकनगोनिया, चिकनगोनिया, और क्या है? हार्पिस, हाँ हार्पिस, मीजिल्स, 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 हाँ कोविड तो ही आ गया, कोविड तो सब आदमी को ध्यान ही में हो गया। अब इसके बाद जो आता है बीमारी, जिसको हम लोग आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी में लिखेंगे सीबी, आनुवंशिक बीमारी सीबी, कलर ब्लाइंड, और सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया होगा तो आयरन की डिफिशियंसी से होगा, सिकल सेल एनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये हो गया आनुवंशिक बीमारी। अब इसके बाद एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको आरटीआई भी कहा जाता है, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें मेनली जो आता है एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स आ गया, सिफिलिस आ गया, गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, तो ये आ गया बीमारी आ गया। और कोई दिक्कत है तो पूछेंगे।